हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब हम आपको मुग़ल साम्राज्य के विषय में जानकारी देंगे। आज हम आपको आरंभिक मुग़ल साम्राज्य के विषय में बताएंगे, जिसमें बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं मुग़ल वंश की स्थापना से। तैमूर ने 14वीं सदी में मध्य एशिया के क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, किंतु तैमूर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य विघटित होकर छोटी छोटी शक्तियों में बंट गया। तैमूर वंशजों में बाबर भी था, जिसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर का पैतृक राज्य फरगना था। मध्य एशिया के उज़्बेक शासकों ने लंबे संघर्ष के बाद बाबर को फरगना से निकाल दिया। बाबर ने 1504 में काबुल, कुछ समय बाद कंधार व समरकंद की विजय की, किंतु ये सारी विजयें क्षणिक सिद्ध हुई। तत्पश्चात बाबर ने भारत की ओर रुख किया। बाबर, जिसका कार्यकाल 1526 से 1530 ईस्वी रहा, मुगल सत्ता का संस्थापक माना जाता है। इसका वास्तविक नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद है। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है। ज़हीरुद्दीन अपने पराक्रम और निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया। बाबर के पिता तैमूर वंशज और माता मंगोल वंशज थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना राज्य में हुआ था, जो अब उज़्बेकिस्तान में है। बाबर ने तुर्की नस्ल की चंगताई वंश की नींव डाली थी, जिसका नाम चंगेज़ खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, किंतु उसे मुगल वंश के नाम से जाना गया। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर ने 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो 8 माह तक ही उसके कब्जे में रहा। 1504 में काबुल विजय के बाद काबुल और गजनी पर अधिकार हो गया। 1507 ईस्वी में बाबर ने पादशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण की। उससे पूर्व वह मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। अब बात करते हैं भारत पर बाबर ने आक्रमण क्यों किया, इसके क्या कारण है। बाबर के मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों से बार बार पराजय के कारण शक्तिशाली सफवी व उस्मानी वंश के भय का प्रतिफल, काबुल से प्राप्त कम आमदनी, जिससे सैन्य ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थी, और भारत में अवसर की उपलब्धता, कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं थी, भारत पर प्रभुत्व के लिए संघर्ष चल रहा था। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस देखें, क्योंकि मेडुअल हिस्ट्री आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझ में आएगी और आप इसे एक स्टोरी की तरह समझें और मेन पॉइंट्स को याद रखें। अब बात करते हैं बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1518-19 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इसमें बाबर ने बाज़ोर और भेरा को अपने अधिकार में लिया। बाज़ोर के किले को जीतने के लिए बाबर ने बारूद और तोपे का प्रयोग किया था। इसकी जानकारी हमें बाबर द्वारा रचित बाबरनामा से मिलती है। 1519 में बाबर ने खैबर दर्रे पेशावर को पार किया, किंतु वह जल्द ही पेशावर से वापस लौट गया। 1520 ईस्वी में बाबर ने बाज़ोर और भेरा को पुनः जीता तथा सियालकोट और सैयदपुर को भी अधिकार में ले लिया। 1524 ईस्वी में पेशावर अभियान के समय बाबर को इब्राहिम लोदी व दौलत खां, जो पंजाब का गवर्नर था, उसके बीच मतभेद का पता चला, जिसके कारण दौलत खान ने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। संभवतः इसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु संदेश भेजा था। बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, जो अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत के मैदान में हुआ। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत के मैदान में अप्रैल 1526 ईस्वी में भीषण युद्ध लड़ा गया, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, जो उसने उज़्बेकों से ग्रहण की थी। तोपों को सजाने के लिए उस्मानी पद्धति, रूमी विधि, जिसमें 2 गाड़ियों के बीच जगह छोड़कर तोपों को रखकर चलाया जाता था। इस युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने किया। युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार से भारत में अफगानों की शक्ति क्षीण हुई और युद्ध के पश्चात दिल्ली व आगरा समेत लोदी साम्राज्य के सभी भागों पर बाबर ने अपना अधिकार कर लिया। भारत विजय के बाद बाबर ने प्रत्येक काबुलवासी को एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दान किया। इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। इस युद्ध में विजय का श्रेय बाबर ने अपने धनुर्धारियों को दिया। बात करते हैं खानवे के युद्ध के विषय में, जो 1527 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध का कारण था बाबर के पानीपत युद्ध के पश्चात भारत में रहने का निश्चय। राणा सांगा की धारणा थी, जिसने बाबर के पास संदेश भिजवाया था भारत पर आक्रमण के लिए। उसकी यह धारणा थी कि
उसने यह समझा कि बाबर अन्य आक्रमणकारी की तरह देश को लूटकर वापस चला जाएगा। संभवतः इसी कारण उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को सहायता देने का आश्वासन दिया था। युद्ध चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया। मार्च 1527 ईस्वी में युद्ध का आरंभ हुआ। पानीपत युद्ध रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर की युद्ध में विजय हुई। खानवा युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध में बाबर ने शराब के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के साथ जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध में बाबर ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले तमगा और व्यापारिक कर को समाप्त कर दिया था। अब बात करते हैं बाबर के अन्य अभियानों के विषय में। जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया, जो बाबर व चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच हुआ। इस युद्ध में हजारों की संख्या में राजपूतों का कत्ल कर दिया गया। यह विजय बाबर के लिए मालवा जीतने में सहायक रही। मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ। बंगाल व बिहार की संयुक्त अफगान सेना को बाबर ने पराजित किया, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदख्शां से बिहार तक फैल गया, जिसमें काबुल, पंजाब व आधुनिक उत्तर प्रदेश सम्मिलित था। 20 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर केवल 4 वर्ष भारत पर शासन कर सका। मृत्यु के बाद उसका पार्थिव शरीर आगरा के आराम बाग में रखा गया, किंतु बाद में उसकी इच्छा अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ है। करते हैं बाबर का मूल्यांकन। बाबर योग्य शासक, कुशल सेनापति और महत्वाकांक्षी बादशाह था। बाबर कुषाणों के बाद पहला शासक था जिसने काबुल और कंधार को अपने पूर्ण नियंत्रण में रखा। बाबर ने पहली बार युद्ध में तोपखाने और तुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। सड़कों की माप के लिए गज़े बाबरी का शुभारंभ किया। गंजीफा, ताश का खेल और इश्कबाजी, कबूतरों का खेल बाबर अपने साथ भारत लाया, जिसमें उसे इश्कबाजी सबसे प्रिय था। बाबर ने एक नए तरह के छंद मुबैयान का सृजन किया। अलंकार शास्त्र पर रिसाल-ए-उसज़ नामक पुस्तक लिखी और खत-ए बाबरी नाम से एक नई शैली आरंभ की। पद्य रचनाओं में दीवान का संकलन किया, जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखता था। बाबर तुर्की भाषा का विद्वान था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा रची, जिसे तुज़ूक बाबरी भी कहा जाता था। बाबर ने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग बनवाया, जिसे नूर अफगान कहा जाता था, परंतु अब इसे आराम बाग कहा जाता है। जो बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भी चलाया था। अब बात करते हैं बाबर द्वारा रचित बाबरनामा के विषय में, जिसे तुज़ूक बाबरी भी कहा जाता है। तुर्की भाषा में रचित बाबर की आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा का अनुवाद पायंदा खान तथा अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में और श्रीमती बेब्रीज ने अंग्रेजी में किया। बाबर प्रकृति प्रेमी था और भारतीय जलवायु का वर्णन भी उसने किया, लेकिन वह कहता है कि यहाँ नदियाँ और पहाड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। इसमें 5 मुस्लिम राज्यों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी तथा 2 हिंदू राज्य विजयनगर व मेवाड़ का उल्लेख किया है। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। बाबर लिखता है कि भारत के लोग खूबसूरत नहीं हैं, यहाँ अक्लमंदी और प्रतिभा दुर्लभ है, कला और दस्तकारी पिछड़ी हुई है। संवता बाबर की यह राय समाज के पिछड़े वर्ग के बारे में है। इसको पूरे हिंदुस्तानी समाज पर लागू करना तर्कसंगत नहीं है। बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी की अथाह संपत्ति है। बाबर ने लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। अब बात करते हैं बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हुमायूं के विषय में, जिसका कार्यकाल 1530 से 40 ईस्वी रहा और उसके बाद 1555 से 56 ईस्वी रहा। हुमायूं का जन्म माहम बेगम बाबर की पत्नी के गर्भ से 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ। बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था। 4 पुत्र हुमायूं, कामरान अस्करी और हिंदाल थे। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। हुमायूं 12 वर्ष की आयु में बदख्शां का सूबेदार बनाया गया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 22 वर्ष की आयु में आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। शासक बनने के बाद हुमायूं ने अपने भाइयों को प्रदेश प्रदान किए, जिनमें अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात, कामरान को काबुल व कंधार। बाद में कामरान ने असंतुष्ट होकर लाहौर और मुल्तान पर भी अपना कब्जा कर लिया।
बाबर की प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या रहीं, अब इसके विषय में बात करते हैं। हुमायूं के राज्याभिषेक के बाद उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुमायूं की सबसे बड़े शत्रु अफगान थे, क्योंकि वे बाबर के समय से ही मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने हेतु प्रयत्नशील थे। बाबर अपने साम्राज्य को संगठित नहीं कर पाया। इस प्रकार हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी साम्राज्य का विभाजन, रिक्त राजकोष, राजपूत समस्या। सबसे पहले बात करते हैं साम्राज्य के विभाजन के विषय में। हुमायूं द्वारा अपने भाइयों को साम्राज्य में हिस्सा देना जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। रिक्त राजकोष, बाबर ने दिल्ली को जीतने के बाद वहां के राजकोष को खुले हाथों अपने सैनिकों में वितरित किया। बाबर की इस अपव्यय नीति के कारण राजकोष खाली हो गया। हुमायूं ने भी शासक बनने के बाद आर्थिक स्थिति को सुधारने और अपव्यय रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। तीसरा कारण है राजपूत समस्या। बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था। बाबर के अंतिम समय में राजपूत पुनः संगठित होने लगे। इस बार राजपूतों का नेता राणा सांगा का पुत्र रतन सिंह था, जो मुगलों को भारत से निष्कासित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अब बात करते हैं प्रारंभिक कठिनाइयों में अफगान समस्या के विषय में। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया, किंतु इससे अफगान शक्ति का उन्मूलन नहीं हुआ। वो लगातार कोशिश करते रहे दोबारा अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए। तो इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी बंगाल के शासक नुसरत शाह की सहायता से पुनः अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करना चाहता था। बिहार में शेर खां लोदी भी स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता था और मुगलों को भारत से बाहर निकालना चाहता था। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां भी गुजरात के शासक की सहायता लेकर दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। अब बात करते हैं हुमायूं की सैन्य अभियानों के विषय में, जिसमें कालिंजर अभियान 1531 ईस्वी में किया गया। हुमायूं ने प्रथम आक्रमण कालिंजर के शासक प्रतापरुद्र देव पर किया। इस पर आक्रमण के समय हुमायूं को सूचना मिली कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। अतः हुमायूं ने प्रतापरुद्र देव से धन और सैनिकों की क्षतिपूर्ति लेकर वापस आगरा लौट आया। करते हैं दोहरिया की युद्ध। दोहरिया में युद्ध 1532 ईस्वी में महमूद लोदी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें महमूद लोदी की पराजय हुई। 1532 ईस्वी में चुनार किले का आक्रमण। हुमायूं के आक्रमण के समय यह किला अफगान नायक शेर शाह सूरी, जिसे कहा जाता है, के अधीन था। 4 महीने लगातार किले को घेरे रहने के बाद शेर खां और हुमायूं में एक समझौता हो गया। समझौते के तहत चुनार का किला शेर खां के अधिकार में छोड़ दिया गया तथा शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को एक अफगान सैनिक टुकड़े के साथ हुमायूं की सेना में भेजना स्वीकार किया। ये हुमायूं की कालांतर में सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 1534 ईस्वी में बिहार में विद्रोह। बिहार में मोहम्मद जमान मिर्जा एवं मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को हुमायूं ने सफलतापूर्वक दबाया। 1535-36 में गुजरात शासक से संघर्ष। गुजरात शासक बहादुर शाह से सारंगपुर में संघर्ष हुआ। मुगलों से संघर्ष के लिए बहादुर शाह ने टर्की के कुशल तोपची रूमी खां की सहायता से एक बेहतर तोपखाने का निर्माण करवाया था। हालांकि युद्ध में बहादुर शाह की पराजय हुई और वह मांडू भाग गया। इस तरह हुमायूं द्वारा मांडू और चंपानेर पर विजय के बाद मालवा और गुजरात उसके अधिकार में आ गए। कुछ समय बाद बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से पुनः गुजरात एवं मालवा पर अधिकार कर लिया और 1537 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। 1537 ईस्वी में चुनारगढ़ पर घिरा। हुमायूं ने 6 माह तक संघर्ष के पश्चात पूर्व का द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया था और वह बंगाल की ओर बढ़ा। युद्ध बंगाल की राजधानी गौड़ के पास स्थानीय सरदारों से उसका युद्ध हुआ, जिसमें अत्यधिक मौतें हुई। इसी कारण हुमायूं ने इस जगह का नाम जन्नताबाद रख दिया। बक्सर चौसा युद्ध। बंगाल से लौटते समय हुमायूं एवं शेर खां के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 27 जून 1539 ईस्वी को युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं एक भिश्ती यानी निज़ाम की सहायता से अपनी जान बचाने में किसी तरह सफल रहा। हुमायूं ने उस भिश्ती को एक दिन के लिए बादशाह बनाया, जिसने चमड़े के सिक्के जारी किए।
इसका उल्लेख गुलबदन बेगम की रचना हुमायूं नामा में मिलता है। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खान ने अपने को सुल्तान घोषित किया और शेर शाह की उपाधि धारण की। 1540 ईस्वी में हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल और अस्करी की सहायता से बिलग्राम कन्नौज को जीतना चाहा, लेकिन हुमायूं की इस युद्ध में भी असफलता के बाद शेर शाह ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस तरह हिंदुस्तान की राजसत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। हम बात करते हैं हुमायूं की असफलता के कारणों के विषय में। सबसे पहला कारण जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी, साम्राज्य का बंटवारा करना। हुमायूं ने अपने भाइयों में समान अनुपात में साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। विभाजन से साम्राज्य की शक्ति पर आघात हुआ। इसके अतिरिक्त हुमायूं के भाई अब दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने की आकांक्षा रखने लगे तथा अनेक बार उन्होंने इसके लिए विद्रोह भी किया। संकट के समय उन्होंने हुमायूं के किसी भी भाई ने उसका साथ नहीं दिया कि शेर शाह की बढ़ती शक्ति की उपेक्षा हुमायूं का मानना था कि वह जब चाहेगा आसानी से शेर शाह को परास्त कर देगा। ऐसा सोचना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तीसरा है विलासितापूर्ण जीवन। हुमायूं की असफलता का प्रमुख कारण समय का सदुपयोग न करना। जब उसे आगे बढ़कर विजय प्राप्त करनी थी, वह विलासिता में व्यस्त हो जाता था और शत्रु को अपनी सैनिक तैयारी करने का मौका मिल जाता था। ऐसे गुजरात के बहादुर शाह को परास्त करने के बाद उसके पूर्ण उन्मूलन के बजाय उसने मांडू में आराम करना उचित समझा, जिससे बहादुर शाह ने पुनः शक्ति संचित कर गुजरात पर अधिकार कर लिया था। हुमायूं की दुर्बलता विवेक रहित दयालुता भी थी। लेन पोल ने लिखा है, हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण उसकी सुंदर किंतु विवेक रहित दयालुता थी। हुमायूं ने कभी स्थिति के अनुकूल कार्य नहीं किया। जैसे चौसा युद्ध में नीचे स्थान पर शिविर होने के कारण वर्षा का पानी शिविरों में भर गया था, जिससे उसे हार का सामना करना पड़ा, किंतु इससे सबक लेकर उसे बिलग्राम यानी कन्नौज युद्ध में ऊंचे स्थान पर शिविर लगाने चाहिए थे, किंतु उसने ऐसा नहीं किया और पुनः उसे परेशानी का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं हुमायूं के निष्कासित जीवन के विषय में। आगरा व दिल्ली पर शेर शाह का अधिकार हो जाने के पश्चात हुमायूं सिंध होता हुआ ईरान के शाह के पास चला गया। निर्वासन के दौरान हुमायूं ने मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में निकाह किया। कालांतर में अमरकोट के शासक के यहाँ शरण लेने के दौरान हमीदा बानो ने 1542 ईस्वी में मुगल वंश के महान सम्राट अकबर को जन्म दिया। हुमायूं का पुनः सिंहासनारूढ़ होने का प्रयत्न। 1545 ईस्वी में निर्वासन के समय हुमायूं काबुल में रहा और 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता से कंधार व काबुल पर अधिकार कर लिया। 1553 ईस्वी में शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य विघटित होने लगा। अतः ऐसी स्थिति में हुमायूं को पुनः अपने राज्य प्राप्ति का अवसर मिला। 1554 ईस्वी में हुमायूं अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा और उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं और अफगान सरदार हैबत खां एवं तातार खां के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ और संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। 1555 ईस्वी में अफगान सेना और मुगल सेना के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ। अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर शाह सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया, जिसमें अफगानों की पराजय हुई। सरहिंद विजय के पश्चात 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला। अब करते हैं हुमायूं का मूल्यांकन। राज्याभिषेक से मृत्यु के समय तक संघर्ष पूर्ण जीवन हुमायूं ने व्यतीत किया। लेन पोल ने लिखा है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। माना जाता है हुमायूं ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास रखता था। उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया। वह रविवार को पीला, शनिवार को काला और सोमवार को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनता था। बात करते हैं शेर शाह सूरी के विषय में, जिसका कार्यकाल 1540 से 1545 ईस्वी रहा। सबसे पहले बात करते हैं शेर शाह सूरी के प्रारंभिक जीवन के विषय में। शेर शाह सूरी या जिसे शेर खां भी कहा जाता था, भारत में सूर वंश का संस्थापक है।
इसका जन्म 1472 ईस्वी में नरनौल परगने में हसन खां सूर की अफगान पत्नी के गर्भ से हुआ। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। उसके पिता को सहसराम और खवासपुर की जागीर प्राप्त थी। शेर शाह के प्रशासनिक कौशल को देख उसके पिता ने अपने जागीर प्रबंधन का कार्य उसे सौंप दिया था, किंतु कुछ कारणों की वजह से वह इसे छोड़कर दौलत खां की सेवा में आगरा चला गया। 1522 ईस्वी में वह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नियुक्त हुआ। यहीं पर एक शेर को मार डालने के कारण बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी तथा अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया। 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में वह बाबर की सेना में शामिल हुआ। 1529 ईस्वी में वह घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी के साथ हो लिया, किंतु लड़ने की बजाय बाबर को निष्क्रिय रहने का संदेश भिजवाया। इसी समय बाबर ने हुमायूं को इससे सतर्क रहने की सलाह दी थी। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं का शेर शाह सूरी से आमना सामना हुआ, जिसमें शेर शाह की विजय हुई और उसने शाही उपाधि शेर शाह सुल्तान ए आदिल धारण की। हुमायूं द्वारा अपने खोए हुए क्षेत्रों की पुनः प्राप्ति हेतु दोनों में संघर्ष होता रहा। 1540 में बिलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को दोबारा हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ शेर शाह ने मुगल साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। शेर शाह ने अपने शासन को कुछ ही समय में पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में सिंध तक विस्तार कर लिया। शेर शाह का राज्याभिषेक बिलग्राम कन्नौज युद्ध में विजय के बाद 1540 ईस्वी में शेर दिल्ली व आगरा पर अधिकार करने के बाद 68 वर्ष की आयु में हुआ तथा शेर शाह सूरी ने सूरवंश यानी द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शेर शाह सूरी के राजनीतिक अभियान। गखरों से युद्ध 1541 ईस्वी, जिसमें शेर शाह ने उसकी शक्ति को कम करने हेतु पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया। गखर लोग अपनी वीरता व साहस के लिए प्रसिद्ध थे, जो लूटपाट करते थे। मालवा अभियान 1542 ईस्वी, जिसमें उसने मालवा पर अधिकार कर लिया। रायसीन अभियान 1543 ईस्वी। माना जाता है कि शेरशाह ने इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पूरनमल को मार डाला। पूरनमल की मृत्यु के बाद राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। रायसीन की यह घटना शेर शाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। मारवाड़ अभियान 1544 ईस्वी। शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। मालदेव, जो 1532 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, सारे पश्चिम और उत्तर राजस्थान को थोड़े ही समय में मालदेव ने अपने कब्जे में कर लिया था। माना जाता है कि मारवाड़ का अभियान शेर शाह के सारे अभियानों में सबसे कठिन था। इस युद्ध में राजपूत सरदार जैता और कुंपा ने वीरता का प्रदर्शन किया। अंततः युद्ध में विजय के लिए शेर शाह ने कूटनीति का सहारा लिया। कालिंसर अभियान 1545 ईस्वी में अंतिम यह शेर शाह का अंतिम अभियान था। कहा जाता है कि शेर शाह ने कीरत सिंह, जो कालिंसर का शासक था, कि नाचने गाने वाली दासी को हथियाने के लिए कालिंसर पर आक्रमण किया था, जिसको कीरत सिंह ने देने से इनकार कर दिया था। कालिंसर अभियान के दौरान शेर शाह ने किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी। उसी दौरान किले की दीवार से टकराकर एक गोला उसके पास रखे बारूद के ढेर पर जा गिरा और उसमें आग लग जाने से 22 मई 1545 ईस्वी को शेर शाह की मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं शेर शाह के प्रशासन के विषय में। शेर शाह सूरी की गणना मध्यकालीन भारत के महानतम शासक में की जाती है। इसका कारण उसकी सैन्य उपलब्धियां नहीं, अपितु उसके द्वारा उच्च कोटि की शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाना था। उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अब बात करते हैं शेर शाह सूरी की केंद्रीय प्रशासन के विषय में। शेर शाह सूरी का एक तंत्रात्मक शासन पद्धति में विश्वास था तथा संपूर्ण शक्ति को स्व केंद्रित रखता था। वह न्यायपालिका, कार्यपालिका व सैनिक मामलों का प्रमुख स्वयं ही था। फिर भी इतने विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए उसने कुछ विभागों की स्थापना की। दीवान ए वजारत, जिसका अध्यक्ष वजीर होता था, यह आर्थिक मामलों की देखरेख संबंधी कार्य करता था। इसका पद प्रधानमंत्री के समान था। यह अन्य मंत्रियों के कार्यों को भी देखता था। दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज या आरिज ए मुमालिक, यह सैन्य संबंधी कार्य करता था, किंतु सैनिकों की भर्ती नहीं करता था। दीवान ए रिसालत, इसे धार्मिक विभाग से संबंधित माना जाता है।
इसके अलावा यह अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार के जरिए संपर्क रखता था। दीवान-ए-शाह ये प्रशासन विभाग है। इसका कार्य सरकारी आदेशों का पालन करवाना व उन्हें लिपिबद्ध करवाना था। दीवान-ए-क़ज़ा यह एक न्याय विभाग था। इसका प्रमुख अधिकारी काजी होता था। दीवान-ए-बरीद यह गुप्तचर विभाग था। इसका प्रमुख अधिकारी बरीद-ए-ममालिक होता था। अब बात करते हैं शेर शाह सूरी की प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त कर रखा था। प्रांतों को सूबा कहा जाता था। प्रत्येक सूबे का सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार होता था, जो साधारणतः राजा का पुत्र, मित्र अथवा घनिष्ठ व्यक्ति होता था। सुल्तान का सूबों पर कठोर नियंत्रण होता था। अब बात करते हैं स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में। शेर शाह का स्थानीय शासन 3 भागों में बटा हुआ था: सरकार, परगना और ग्राम। सूबों को सरकार यानी जिले में विभक्त किया जाता था, प्रांतों को सूबा कहा जाता था और फिर सूबे को जिले में विभक्त किया जाता था, जिसे सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी, शिकदार, शिकदारान एवं मुंसिफ, मुंसिफान नियुक्त किए जाते थे। इनमें से शिकदार का पद ऊंचा होता था। उसका कार्य सरकार में प्रशासन का था तथा मुंसिफान का कार्य न्याय करना था। इन दोनों अधिकारियों की सहायता अर्थ अनेक अधिकारी होते थे। प्रत्येक सरकार कई परगनों में बटा होता था। इसके बाद जो सरकार है उसका विभाजन परगनों में किया जाता था। प्रत्येक परगने में एक शिकदार, एक मुंसिफ, एक पातेदार और 2 कारकुन यानी क्लर्क होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। एक परगने में अनेक गांव होते थे। गांव प्रशासन का प्रमुख मुखिया होता था, जो गैर सरकारी पदाधिकारी होता था। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के विषय में सर्वप्रथम अहमद खां के निरीक्षण में शेर शाह ने राज्य की भूमि की वास्तविक माप करवाई। शेर शाह ने भूमि मापन के लिए गज-ए-सिकंदरी का प्रयोग कराया, जिसमें सन से बनी रस्सी का प्रयोग किया जाता था। किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेर शाह ने पट्टा व कबूलियत व्यवस्था आरंभ की। पट्टा एक राजकीय पत्र होता था, जिसमें उपज के क्षेत्र, उत्पादन एवं भू राजस्व की जानकारी होती थी। किसानों से कबूलियत के रूप में सहमति पत्र हासिल कर लिया जाता था। शेर शाह की लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। लगान नगद व अनाज दोनों रूप में देने की छूट। शेर शाह के समय भूमि की किस्में एवं फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकलवाया जाता था और उसके बाद उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। मुल्तान में 1/4 भाग कर के रूप में वसूला जाता था। लगान के अतिरिक्त किसानों को जरीबाना यानी सर्वेक्षण शुल्क एवं महासिलाना यानी कर संग्रह शुल्क नामक कर भी देने पड़ते थे, जो भू राजस्व का 2.5% या 5% होता था। अब बात करते हैं गुप्तचर विभाग एवं डाक व्यवस्था के विषय में। शेर शाह ने उच्च कोटि की गुप्तचर व्यवस्था लागू की। संपूर्ण राज्य में सरायों, बाजारों व अन्य स्थानों पर गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। देश के प्रत्येक भाग से रोज शासक को खबर पहुंचाने के लिए इस विभाग को बड़ी संख्या में घोड़े दिए गए थे। बात करते हैं सैन्य व्यवस्था के विषय में। शेर शाह ने एक विशाल सेना का निर्माण किया और अलाउद्दीन खिलजी की दाग और हुलिया पद्धति को पुनर्जीवित किया। शेर शाह स्वयं सेनापति की भूमिका में था तथा स्वयं सैनिकों की भर्ती करता था। सैनिकों की योग्यता के आधार पर उनका वेतन निर्धारित किया जाता था। शेर शाह के समय सिपाही का पूरा व्यक्तिगत वर्णन दर्ज रहता था। शेर शाह की सेना में 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल और 5,000 हाथी व पर्याप्त तोपखाने थे। शेर शाह ने पुलिस व्यवस्था का दायित्व स्थानीय अधिकारियों को दे रखा था, जो जिस क्षेत्र में नियुक्त होता वहाँ की शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी उसी स्थानीय अधिकारी का होता था। बात करते हैं सार्वजनिक कार्य के विषय में। शेर शाह ने अनेक सड़कों का निर्माण व उनकी मरम्मत कराई। साथ ही यात्रियों के ठहरने हेतु सरायों का निर्माण भी कराया। शेर शाह द्वारा बनाई गई प्रमुख 4 सड़कें जो अत्यधिक प्रसिद्ध हैं वे हैं बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक। यह शेर शाह द्वारा बनवाई गई सबसे लंबी सड़क है। दूसरी आगरा से बुरहानपुर तक, तीसरी आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक, चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक। पहली सड़क को सड़क ए आजम कहा जाता था, जिसे लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड कहकर पुकारा। शेर शाह ने इन मार्गों के किनारे 1700 सराय बनवाई तथा जगह जगह पानी, वृक्ष व मस्जिदों की व्यवस्था करवाई। प्रत्येक सराय की देखभाल एक शिकदार करता था। इतिहासकार कानूनगो ने इन सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा।
शेरशाह से पूर्व मुद्रा की दशा अत्यंत शोचनीय थी, जो कि सिक्कों में साधारणतः पाई जाती थी। शेरशाह ने एक अत्यंत विकसित मुद्रा व्यवस्था प्रचलित की। उसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया, जो 180 ग्रेन का होता था, और तांबे का सिक्का, जिसे दाम कहा जाता था, 380 ग्रेन का होता था, चलाया। इसके अतिरिक्त तो उसने दाम के आधे, चौथाई और 16वें भाग के भी अनेक सिक्के चलाए। शेरशाह ने सिक्कों पर अपना नाम, पद, टकसाल का नाम अरबी व देवनागरी लिपि में खुदवाया। शेरशाह द्वारा जारी रुपयों के बारे में स्मिथ ने लिखा है, यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपये एवं तांबे के दाम का अनुपात 1:64 था। शेरशाह ने हुमायूं के दीन पनाह को तुड़वाकर उसके अवशेषों से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली के पुराना किला में किला-ए-कुहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया। अपने साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा पर मेहताजगढ़ का किला बनवाया। शेरशाह द्वारा निर्मित सासाराम के मकबरे को स्थापत्य की पराकाष्ठा और नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों के विषय में। 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र जलाल खां 1500, जिसका कार्यकाल 1545 से 53 ईस्वी रहा, शासक बना। जलाल ने शासक बनने के बाद इस्लाम शाह की उपाधि धारण की। इस्लाम शाह के पश्चात उसका पुत्र फिरोज खां सिंहासन पर बैठा, लेकिन जल्द ही उसकी हत्या मुबारिज खां द्वारा की गई। 1553 ईस्वी में मुबारिज खां मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण कर शासक बना। इसी का प्रधानमंत्री हेमू था, जिसे 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हराया गया। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद नामक स्थान पर हुमायूं ने दिल्ली के शासक सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर भारत में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना की। अब करते हैं शेरशाह का मूल्यांकन। यह एक महान साम्राज्य निर्माता, चतुर व राजनीतिक कुशल व्यक्ति, जिसने अपने शासनकाल में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों को समान अधिकार एवं दर्जा प्रदान किया। वह समन्वयवादी नीति का समर्थक था। उसके प्रशासन में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूरा करने वाले समस्त तत्व विद्यमान थे। उसकी प्रशासनिक कुशलता को देखते हुए आगे अकबर ने कई मौकों पर उसका अनुसरण किया है। अब्बास खां शेरवानी ने शेरशाह की प्रशंसा करते हुए कहा है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। सूर साम्राज्य के पतन के कारणों में शेरशाह के अयोग्य उत्तराधिकारी, जिन्होंने समाज के समस्त वर्गों के बीच फूट और अलगाव की स्थिति पैदा कर दी, जिससे जनता में असंतोष फैला। मोहम्मद आदिल शाह के समय 5 अफगान शासक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अतः अफगानों में कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं था। उन्हें इस बात की चिंता भी नहीं थी कि हुमायूं के वापस लौटने की संभावना है, और बाद में ऐसा ही हुआ। परिणामतः शेरशाह की मृत्यु के अगले 10 वर्षों में ही द्वितीय अफगान साम्राज्य का पतन हो गया और दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।